श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। अध्याय 7 देखेंगे। तो क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो चैप्टर है कक्षा 10 के लिए है, परंतु क्या है सभी के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे, पुलिस, क्लास 10 के लिए और अन्य के लिए, ठीक ना। तो देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण का मतलब है कि काबू में करना, काबू में होना, नियंत्रण, संतुलित। और समन्वय का मतलब होता है, समन्वय का मतलब क्या होता है बाबू, कोऑर्डिनेशन, जिसको बोलते हैं ना तालमेल, है ना। तो तंत्रिका तंत्र और हमारा शरीर का आंगिक जो है उसके बीच में जो तालमेल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं समन्वय, ठीक ना। तो देखिए क्या है कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। सभी सजीव पर्यावरण में जितने भी सजीव जंतु हैं, जीव है, वे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, ठीक ना। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, यानी उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, अस्पष्ट इत्यादि, ठीक ना। फिर देखिए, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। अब जंतुओं में देखिए, जंतुओं में क्या है, नियंत्रण, यानी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। तो देखिए, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला क्या है भाई, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र में तो देखिए तंत्रिका तंत्र, इसमें देखिए क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका, यानी कि कंट्रोल एवं जो समन्वय, यानी कि तंत्रिका के बीच में जो तालमेल है एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है ना, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, ठीक है। ग्राही यानी रिसेप्टर्स, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, ठीक है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। ज्ञानेंद्रिय बोले तो देखिए, ज्ञानेंद्रिय बोले तो क्या है, मान लीजिए कान। कान से हम लोग क्या करते हैं भाई, कान किस काम में आता है, तो सुनना और शरीर का संतुलन। फिर आँख है, आँख से प्रकाश को अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं, इससे फिर देखते हैं। त्वचा, ये ताप पर ये त्वचा हमारा शरीर को रक्षा करता है ना, मांसपेशियों को गर्म एवं ठंडा का एहसास कराता है, और ये स्पष्ट भी है। फिर है नाक, है ना। नाक देखिए घ्राणग्राही है, जैसे हम श्वास लेते हैं, गंध का पता लगाना, है ना, गंध का पता लगाते हैं। जीभ देखिए रस संवेदीग्राही, ठीक है, इससे स्वाद का पता चलता है। और क्या है यह संवेदीग्राही, ये बहुत से तरह तरह के जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं सभी का स्वाद का पता चलता है इससे, ठीक है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, यह कोशिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ है ना। तो देखिए ये केंद्रक है, ये द्रुमिका है, ये तंत्रिका का अक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, यानी यह हमारे मस्तिष्क के केंद्रक से लेकर के यह हमारे कशेरुक, रीढ़ की हड्डी तक यह जाता है ना। देखिए तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का भाग, द्रमी क्या है, द्रमिका है कोशिका के काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं, है ना, जो सूचना प्राप्त करती है, ठीक है। फिर है कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, ठीक है। तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय
से दूसरे न्यूरॉन की द्रमिका तक पहुंचाता है ना। और फिर है अंतग्रथन यानी कि सिनेप्स, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रमिका के मध्य स्थित स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, ठीक है, जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है ना। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटाना। जब हम लोग कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो अधिक गर्मी के कारण हम लोग क्या करते हैं, हाथ को पीछे खिंचाते हैं। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन, जैसे उद्दीपन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई काम को हम कर रहे हैं और बीच में कोई खुशी की खबर कोई हमें बता देता है तो हम उद्दीपन हो जाते हैं। लगने लगता है कि क्या है, अभी तत्काल हमें बताइए या फिर क्या चीज़ हमें दिखाइए या हमें दीजिए। तो उद्दीपन उष्मा, देखिए ग्राही अंग त्वचा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु है जो कि मेरुदंड के भीतर से यह निकलता है ना, भीतर में ही रहता है मेरुरज्जु। यानी अनुक्रिया हाथ के पीछे हटा लेना, कार्य कर अंग पेशी यानी। फिर है अनुक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक, ऐच्छिक में क्या है, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग है ना। मस्तिष्क के कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और फिर पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो देखिए अनैच्छिक मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना, ये किससे, तो मेरुरज्जु से इसको नियंत्रण की जाती है ना। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तुओं को चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र है ना। तो मानव तंत्रिका तंत्र क्या है भाई, इसके देखिए 2 पार्ट में है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय यानी CNS, और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए एक में मस्तिष्क है, दूसरे में है मेरुरज्जु है ना। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक में है कपाल तंत्रिका और एक है मेरु तंत्रिका, ठीक ना। ये क्या है, मेरु तंत्रिका। अब कपाल तंत्रिका ये मस्तिष्क से निकलती है ना, और ये मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है, ठीक है। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं अभी बताए थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क के कुल कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। एक कपाल तरफ, यानी एक होता है आगे कपाल तरफ, दूसरा बीच में होता है और तीसरा पीछे होता है। तो अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, यह मस्तिष्क है ना। अब देखिए इससे हमारा क्या क्या काम होता है वो चीज़ जानेंगे। कार्य, अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क से क्या क्या कार्य होता है। देखिए अग्र मस्तिष्क के बारे में, किस मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क में जानेंगे हम लोग ना, अग्र मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। तो देखिए मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करता है, सूचनाओं को याद करना, शरीर के विभिन्न हिस्सों सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। यानी शरीर से जितने भी सूचनाएं, सभी सूचनाओं को इकट्ठा रखता है, यानी जमा करके रखता है, एकत्रित करता है। भूख से संबंधित करना। और मध्य मस्तिष्क क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारे इच्छा से काम करे, जैसे पुतले के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रवृत्ति, ठीक ना। फिर है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क में इसमें 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क जो कि शरीर की
संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना। मेडुला क्या है भाई? मेडुला का अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण का, जैसे रक्तचाप और वमन इत्यादि। फिर है पॉन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे शोषण का नियंत्रण करना। अब थोड़ा देखिए इसको, मस्तिष्क किधर किधर क्या है। देखिए बीच में जो भाग है ये है प्रमस्तिष्क, ये कपाल की खोपड़ी है ना, बाहर वाला जो भाग है ये क्या है? कपाल की खोपड़ी। ये है मध्य मस्तिष्क के बीच वाला भाग है ना, ये है अग्र मस्तिष्क, आगे साइड वाला। ठीक है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि यहीं पर है, देखिए सामने में है ना। पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने जैसा होती है। मेरुरज्जु है, यानी जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से जो बीचों भाग में जो जाता है मेरुरज्जु, वही है। फिर देखिए मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में है ना, मस्तिष्क जो है एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करती है? तो हमारा रीढ़ की हड्डी जो पीठ के पीछे में है ना, बैक जिसको बोलते हैं ना बैकबोन। इन तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय। ज्ञानेंद्रिय, संवेदी तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका। ठीक है, उद्दीपन, पेशी संकुचन होता है, इससे सूचना प्राप्त एवं संसाधित करना, निर्माण करना और अनुक्रिया उत्पन्न करना। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग विद्युत संकेत या तंत्रिका, तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। एंड दूसरा में है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर पा सकती। ठीक है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, याद रखना। यानी यह इसमें होता है तो जीवों में होता है, ठीक ना, किसमें होता है? जीवों में होता है, ना कि पौधों में। ठीक ना। फिर है रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। पौधे में समन्वय। पौधों में गति, वृद्धि का गति निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति यानी उद्दीपन की तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं, है ना। फिर है कोशिका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण के लिए छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़न, जैसे हम लोग देखते हैं ना नदी के किनारे या उसके साइड में रहता है छुई मुई पत्ता, जिसको हम लोग छूते हैं तो उसका पत्ता सिकुड़ जाता है। कुछ देर अगर छोड़ के दूर चले जाते हैं तो पत्ता फिर जैसा का तैसा हो जाता है। यानी वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन का कारण होती है। ठीक है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है ना। प्रकाशानुवर्तन क्या है? प्रकाश की तरफ गति। गुरुत्वानुवर्तन में होता है पृथ्वी की तरफ या दूर गति। रसायनोवर्तन मतलब पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, या फिर जलानुवर्तन मतलब पानी की तरफ जड़ों की गति। पादप हार्मोन क्या है? वे रसायन है जिससे पौधों की वृद्धि, विकास, अनुक्रिया या समन्वय करते हैं ना। फिर देखिए मुख्य पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का तो पादप मतलब पेड़ पौधे, जिससे हार्मोन है ना, उसमें तो हार्मोन होता है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? शाखाओं का अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि होता है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक। ठीक है। फिर है जिबेरेलियन, यानी तने को वृद्धि में सहायक करता है। साइटोकाइनेन में क्या होता है? कोशिका विभाजन तीव्र करता है ना, क्योंकि कोशिका का विभाजन जो है वो तेजी गति से करता है। यानी कोशिका का विभाजन हमारे मस्तिष्क में नहीं होता है। कोशिका विभाजन होने से यह फिर से वो बन सकता था, परंतु विभाजन नहीं होता, इसीलिए बीमार पड़ जाने से जल्दी इलाज नहीं होता है और वो मृत्यु को सुधार जाता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है एब्सिलिक अम्ल, वृद्धि में सदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। ठीक ना। फिर देखिए जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन ये
यानी कि वो यानी रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं बुद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त स्रावित करती है, यानी उससे क्या निकलता है, रक्त निकलता है। स्रावित मतलब निकलना, बहाव जिसको बोलते हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। देखिए थायरोक्सिन से क्या मिलता है हमें, ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, ये कहाँ मिलता है, गर्दन में। ठीक है, इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपचायक वृद्धि विकास के लिए यह नियंत्रण करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। फिर है, देखिए वृद्धि हार्मोन क्या है भाई, ये पीयूष ग्रंथि, मास्टर मस्तिष्क में ग्रंथि होता है। ठीक है, वृद्धि व विकास का काम करता है। ठीक है, उसका नियंत्रण करता है, यानी उसको संतुलित बनाए रखता है ना। फिर है एड्रिनल, यानी एड्रिनल ग्रंथि क्या है, अधिवृक्क, वृक्क यानी किडनी के ऊपर बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है ना। आपातकाल में कंट्रोल करके रखता है, अधिक नहीं भागने देता है, जिससे बीपी अगर अधिक आ जाए तो इंसान की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। फिर इंसुलिन है, यह कहाँ होता है, तो अग्न्याशय में होता है। ठीक ना, उदर के यानी पेट के नीचे। यानी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण होता है। फीलिंग हार्मोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन नर में होता है और मादा में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, वृषण और अंडाशय, यानी इसका क्या है, अंडाशय का, इसका वृषण मिलता है। पेट का निचला हिस्सा में होता है, यौनारंभ से संबंधित है, यौन से संबंधित है, परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, फिर देखिए आयोडीन युक्त नमक की आवश्यक है, यानी अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपचाय का नियंत्रण, ये सभी का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके, है ना, समान रूप से। अतः अपटू ग्रंथि की सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कभी कभी आयोडीन का कमी हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश होने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है, इसलिए उसे ग्लूकोज की मात्रा पिलाया जाता है। आयोडीन की कमी से गला फूला जाता है, जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं। मधुमेह एंड डायबिटीज़ है ना, शुगर जो होता है, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। ठीक है, निदान उपचार इसका है ना, तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन मिलता है। जब व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो उसे हार्मोन का ही इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका भी ये शुगर कंट्रोल हो सके। ठीक है, फिर है पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में असर होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण यानी क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की सही मात्रा में तथा सही समय में स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा का नियंत्रण विधि। ठीक ना, फिर है रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ना अग्न्याशय द्वारा, यानी कि शुगर जो होता है उसे अग्न्याशय द्वारा समुचित यानी संसूचित करना है, इससे सूचना मिलता है। इंसुलिन का स्राव होना, उसका भाव होता है। फिर रक्त शर्करा मात्रा का घटाना, फिर अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का न बनना। ठीक ना, इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक।